डियर स्टूडेंट, आज हम कैम 307 का लास्ट सेक्शन डी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ द प्रॉपर्टी दैट अराइजेज फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलेक्ट। मीन्स ह्यूमन की जो बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट होती है, इंटेलिजेंस होती है, उससे जो प्रॉपर्टी अराइज होती है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। ठीक है। इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट इंक्लूड होता है इसमें। मीन्स इंटेंजिबल क्रिएशन मीन्स डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब करना डिफ़िकल्ट हो वो वाली क्रिएशन से। ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मीन्स कोई आर्टिस्ट है जैसे, तो आर्टिस्ट जो है उसने कोई पेंटिंग बनाई, उसने अपनी ऐसे किसी चीज़ को देख के नहीं बनाई, उसने खुद अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ किया तो बनाई उसने पेंटिंग, तो उसको बोलेंगे कि वो उसकी अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि वो उसने अपने आप बनाई ना, वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट इज़ कंप्राइजेज ऑफ टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क मीन्स जो आपका आगे भी हम इसको करेंगे, जैसे वही पेंटिंग की बात मैंने की, या कोई बुक लिख देता है अपने आप, ठीक है, तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसकी इंटेलिजेंस से वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स जैसे कोक बनाने वाली कंपनी ने कोक बनाया, तो वो कोक जो है वो उस कंपनी का अपना प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। और उसका जो फार्मूला होता है, कैसे करके वो कोक बनाया है, तो वो किसी को रिवील नहीं करती है वो कंपनी, वो उसका अपना पेटेंट होता है या वो उसकी अपनी क्रिएशन होती है। तो वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हुई उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई भी बद्दी में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हर एक फार्मा इंडस्ट्री का अपना जो है मेडिसिन बनाने का कोई भी तरीका होगा, तो वो उस इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी है, उसको कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं चुरा सकती है। ठीक है, ये राइट्स होते हैं फिर आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के। तो आई होप आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग पता चल गया होगा। ये बिजनेस में ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन हम अब केमिस्ट्री मेजर के स्टूडेंट होने के कारण कल को हम फार्मा इंडस्ट्रीज़ में या कहीं और भी जाएंगे तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर अगर हम पीएचडी करते हैं या कोई और काम करते हैं तो उसमें भी हम पेटेंट भी लिखते हैं। मतलब कोई चीज़ हमने नई चीज़ कोई डिस्कवर की, ठीक है, तो वो आपका अपना पेटेंट हो मतलब वो आपका अपनी क्रिएशन हो जाती है ना। तो पीएचडी तो आप किसी दूसरे की नहीं ना चुरा सकते, वो तो आपको खुद अपना वर्क करना पड़ता है। ठीक है। तो ये होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो ह्यूमन की इंटेलेक्ट से अराइज हों, दीज आर नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। क्लियर हो गया ये? और क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा लिविंग क्रिएचर है जिसमें इंटेलेक्ट होती है ना। कोई दूसरे जो इंडिविजुअल या दूसरे जो क्रिएचर्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, उनमें तो इतनी इंटेलेक्ट नहीं होती है। तो ह्यूमन जो है उसमें इंटेलेक्ट होती है, तो वो उसको यूज़ करके डिफरेंट क्रिएशंस कर सकता है, और उनके ऊपर उसका राइट भी होता है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर मेरा ही एक अधिकार है। ठीक है। अगर आपने जैसे मान लो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया किसी भी चीज़ को लेके, कि आपके दिमाग में मान लो प्लांट की कोई नई वैरायटी आ जाती है कि ये नई वैरायटी प्लांट की मैंने डिस्कवर की है, लेकिन हाँ वो किसी और ने नहीं डिस्कवर की होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हुई। आपके अपने दिमाग से कोई क्रिएशन आती है और आपको उसको चेंज करने का कोई भी तरीका आता है, या आप उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उसके लिए आपको फिर अपने प्रॉपर्टी को रिवील करना पड़ता है। इसमें आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ये रिवील करना पड़ता है। फिर वहाँ से आपको मिलता है कि भी ये आपकी क्रिएशन हो गई है और इसको कोई कुछ टाइम तक यूज़ नहीं कर सकता दूसरा। ठीक है। नाउ जो यहाँ पे हमने एक वर्ड किया कि लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक
वर्क, तो उसमें लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें आएंगी जैसे बुक्स हैं, कोई पेंटिंग कर देता है, जैसे अब आपको पता है ना, ये जो चंबा में भी कुछ जैसे चंबा का जो रुमाल होता है वो आपका वो पेटेंट होता है, चंबा का ही है वो मेनली, ठीक है। उसको कोई दूसरा उसको नहीं बना सकता, या फिर बनाए भी होते हैं अगर, तो वो डुप्लीकेट कहे जाते हैं, पेटेंटेड नहीं होंगे वो, है ना। आपका बिल्कुल वही आर्ट का स्क्रिप्चर कोई दूसरा जो है वो यूज़ नहीं कर सकता है ना। तो पेटेंट, जैसे अब कुल्लू की शॉल है जो बुटीक में बिकती हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वो ट्रेडमार्क लगा दिया होता है कि ये हमारी ही कुल्लू की फ़लानी बुटीक की हैं ये, और ये कोई दूसरी चीज़ दूसरी कंपनी या दूसरी उसको अगर उसको बेचती है तो वो डुप्लीकेट ही होगा माल, है ना। तो इससे आपको श्योरिटी होती है कि अगर आप कुल्लू बुटीक से वो लेते हैं तो आपको श्योरिटी होगी कि ये कुल्लू की ही प्रॉपर्टी है। या चंबा से अगर आप चंबा रुमाल का कोई पेंटिंग लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होगा नीचे, ठीक है, लिखा होता है, ट्रेडमार्क लगाया होता है कि ये चंबा रुमाल है। उसको कोई और जो है अगर बना रहा है तो वो डुप्लीकेट होगा, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। या म्यूज़िक, आप म्यूज़िकल इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे म्यूज़िकल कंपोजिशंस होती हैं। जैसे अब कई म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि उन्होंने किसी दूसरे की धुन चुराई हुई है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी बनाई होती है, वो उसकी अपनी क्रिएशन होती है, अपनी कंपोजिशन होती है, तो उसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलेंगे, ना कि किसी की दूसरे की चुराई हुई को। या प्लेज होते हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं, रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे के सारे जो आर्टिस्टिक वर्क हैं, या लिटरेरी में बुक्स आ जाती हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं कईयों की, या आर्टिस्टिक वर्क दूसरे भी होते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, पर्टिकुलर पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन की भी हो सकती हैं ये। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन की वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है 3-4 लोग मिलके उसके ऊपर काम कर रहे हों तो वो ग्रुप ऑफ पर्सन की प्रॉपर्टी हो जाती है। और उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, अगर मान लो ये है तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट, तो उसके ऊपर कॉपीराइट होता है उस पर्टिकुलर पर्सन का या ग्रुप ऑफ पर्सन का। जैसे मान लो मैंने ये वाली स्लाइड बनाई हुई है, ये मान लो मैंने बनाई है, ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर ऐसा लिख दूँ ना कि दिस इज़ माई कॉपीराइट, ठीक है, तो कोई दूसरा इस स्लाइड को चुरा नहीं सकता है, एज इट इज़ नहीं इसको ले सकता है, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे उसको, और दूसरे उसमें इसको दूसरे इंडिविजुअल को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस स्लाइड को बनाने के लिए, अगर मैंने कॉपीराइट लिख दिया है। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ली जाती हैं। कई बार कोई आर्टिस्टिक जो है, मान लो उसने फ्लावर की इस तरह की पेंटिंग बना दी है, तो ये उसका कॉपीराइट है, अगर उसने कॉपीराइट लिख दिया, इसको दूसरी चीज़ उसके यूज़ किए हुए पेंट को या यूज़ किए हुए किसी भी दूसरे आर्ट को कोई दूसरा नहीं ले सकता है, वो उसका कॉपीराइट होता है, ठीक है। तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिंदी में अगर मीनिंग देखा जाए तो वो बौद्धिक संपदा है, मतलब जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बुद्धि से अर्जित की हुई संपदा, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स, मतलब जो उन्होंने अपने माइंड से क्रिएट की है कोई भी चीज़, तो उसके ऊपर उस पर्सन का राइट होता है, तो वो उन राइट्स को क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलेंगे। और दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एंड एक्सक्लूसिव राइट ओवर यूज़ ऑफ हर और हिज क्रिएशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए वो उसी का ही राइट होगा, उसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। और अगर यूज़ करता है तो पर्टिकुलर जो भी दूसरा उसको यूज़ करेगा तो जिसने वो बनाया होगा उसको पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया कि चंबा का रुमाल जो होता है, अगर उसको कोई इंडस्ट्री बनाना चाहे तो पहले तो जिसकी वो क्रिएशन है उसको पे करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री को, कि हम पर रुमाल आपको इतना पे करेंगे, इतने पैसे पे करेंगे, तो आप हमारे रुमाल को जो है वो जो है उसको बना के बेच सकते हैं,
तो जिसने भी उसको क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो ये उस पर्सन का राइट हो जाता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है तो उसका राइट भी है कुछ, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उनके कैसे कैसे उनको मतलब यूज़ करते हैं, जैसे इन्वेंशंस होती हैं पर्टिकुलर, जैसे साइंस की फील्ड में इन्वेंशंस होंगी। जैसे मान लो मैंने पीएचडी की हुई है, तो उस पीएचडी का जो भी मैंने काम किया है वो मेरा वर्क है, उसको अगर किसी दूसरे को यूज़ करना है, जैसे मान लो मैंने पेपर पब्लिश कर दिया उसका, तो अगर मैंने पेपर पब्लिश किया है तो मैंने उसको पब्लिक में दिया है, ठीक है। तो वो तो पब्लिकली हो गया, मतलब क्योंकि मैंने पब्लिक में उसको पब्लिश किया है उस पेपर को, अपने वर्क को ऑथेंटिक करने के लिए। लेकिन अगर मैंने उस पर ये लिख दिया ना कि ये मेरा कॉपीराइट है, तो उसके ऊपर कोई भी दूसरा इंडिविजुअल जो है उसको तोड़ मरोड़ के तो पेश कर सकता है, लेकिन एज इट इज़ उसको नहीं यूज़ कर सकता है, ठीक है। फिर पेटेंट्स होते हैं कईयों के, पेटेंटेड लिखा होता है कहीं उस पर कि ये मेरा पेटेंट है, तो उसके लिए पैसे भी आते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को अगर दूसरा उसको यूज़ करता है। जैसे मान लो मैंने किसी केमिकल का फार्मूला बना दिया, या किसी मेडिसिन को मैंने ही क्रिएट कर दिया, जैसे मान लो पैरासीटामोल जब जिसने बनाई होगी सबसे पहले, तो वो तो उसने अपनी फार्मूला दे दिया आगे इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं देता है उसको, अब कई लोग तो बड़े दिलेर भी होते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, पैसे आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमारा नाम हो जाएगा, फेम हो जाएगा। पैरासीटामोल साइंटिस्ट जो हैं वो ये काम करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं देता है उस फार्मूले को, तो इंडस्ट्रीज़ को पहले तो उस फार्मूले को बनाने के लिए उस इंडिविजुअल को या उस साइंटिस्ट को पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो उसको बना सकती है, मतलब वो उसका अपना पेटेंट है। उसके कॉपीराइट्स भी होते हैं पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, ट्रेडमार्क लगा देते हैं। जैसे मान लो आजकल एप्पल के फ़ोन आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने एप्पल के फ़ोन के ऊपर पीछे आप देखते हैं कि एक एप्पल बना होता है हाफ, जिसमें बाइट होती है ऐसे करके, और इस तरह का एक उसने लोगो लगा दिया हुआ है, तो वो उसका ट्रेडमार्क है। उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एप्पल का फ़ोन है। और अगर उस जैसे आजकल तो कितनी फ्रॉड भी चल पड़े हैं कि जैसे मान लो कोई फ़ोन बन रहा है या उसकी में डुप्लीकेसी इतनी आ जाती है कि डुप्लीकेट भी बना देते हैं कई लोग, लेकिन उसमें फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर साइन रखा होगा कि ये हमारा ही है, मतलब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखा होगा जिसको दूसरी कंपनी जो फ्रॉड भी कर रही हैं वो बना भी रही हैं, तो वो उसको पूरी तरह से मतलब नहीं बना पाएंगी, क्योंकि उस कंपनी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिनको वो लीक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हुए ट्रेडमार्क से रिलेटेड। और यहाँ पे ये डिफरेंट मतलब अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम बोलें तो कैसे कैसे पता चलता है कि कॉपीराइट्स होते हैं, रिलेटेड राइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स वो जो मैंने अभी बताया, या कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशंस अगर हों, या इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, है ना। अब किसी इंडस्ट्री का पर्टिकुलर ये डिज़ाइन होगा कि ये हमारे ही इंडस्ट्री का है, तो वो दूसरा नहीं, उसको पेटेंट्स होते हैं, न्यू प्लांट वेराइटीज़ होती हैं, मतलब दीज आर द इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से, जैसे कोई न्यू प्लांट की वैरायटी अगर कोई निकाल देता है तो वो भी उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर आपके राइट्स होते हैं। और अनफेयर कंपटीशन, ये तो हम आगे पढ़ेंगे कि अनफेयर कंपटीशन क्या है। इसमें ऐसा हो जाता है ना, जैसे मान लो किसी ने बना दिया कुछ, ठीक है, तो दूसरे ने भी वैसे ही सेम टाइम पे या थोड़े आगे पीछे दूसरे ने भी वही चीज़ बना दी, लेकिन यहाँ पे जो है दो लोगों ने बना दिया ना, लेकिन जिसने पहले उस चीज़ को पब्लिश किया होगा वो उसका राइट बन जाता है, ठीक है। दो लोगों ने किया काम, ठीक है, एक जैसी चीज़ बना दी, लेकिन राइट किसका होगा, जो पहले उसको पब्लिश करेगा या पहले उसके ऊपर कॉपीराइट ले लेगा, है ना। तो यहाँ पे फिर दूसरा बंदा उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता है, तो यहाँ अनफेयर कंपटीशन नहीं रहता है अगर ऐसा हो। तो फिर उसके बाद आता है कि एनफोर्समेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये हम आगे करेंगे कि किस तरह की ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में है। अभी तो मेनली हम पढ़ेंगे इसमें कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ठीक है, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये चार हैं हमारे को सिलेबस में।
ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हम वन बाय वन आगे भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन नेक्स्ट है कि वाई आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें यही होती है कि जैसे मान लो किसी स्टेट ने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई उस पर्टिकुलर स्टेट की, है ना। तो उसके वो फिर आगे जो है उस स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट की अगर इकोनॉमी को जो है वो बढ़ाना है, या पर्टिकुलर नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो वहाँ पे उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट्स इनॉर्मसली टू आवर नेशनल और स्टेट इकोनॉमी। जैसे अब चंबा की है, तो मैंने एग्जांपल में शुरू से वही दे रही हूँ, तो उसके उस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? उसका जो पर्टिकुलर रुमाल है उसको, क्योंकि वो उसका अपना राइट है उसके ऊपर, तो उससे उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो वैसा ही स्टेट का होता है, या वैसा ही नेशन का होता है कि पर्टिकुलर नेशन के अपने अपने होते हैं चीज़ें, प्रॉपर्टीज़, जिनको वो जब दूसरी, अब जैसे मान लो कोई चीज़ हमारे पास बाहर से आए, है ना, हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो उसके ऊपर देखिए कितना हमारे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी उनके राइट्स होते हैं ना। देन नेक्स्ट क्या है कि हमें ये पता चल जाता है कि ग्रंटेड प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी जिसमें भी अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मान लो एप्पल का ही फ़ोन आप लेते हो, है ना, या ब्रांड के कोई आप क्लोथ्स लेते हो, आजकल कितने ब्रांड चल पड़े हैं, तो हमें ये होगा कि हम सेफ़ परचेजिंग कर रहे हैं और ग्रंटेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर उनके ऊपर ट्रेड मार्क्स लगे होंगे या उनके ऊपर कॉपीराइट होगा पर्टिकुलर उसका कंपनी का, है ना। तो लोगो होते हैं ना लगे हुए, आजकल आप देखो कितने ब्रांडेड, कोई शूज़ पहनते हो आप ब्रांडेड, कोई आप जीन्स पहनते हो ब्रांडेड, कोई आप टी शर्ट्स, सब कुछ ब्रांडेड पहनते हैं आजकल बच्चे, बोलते हैं कि हमने इसी के शूज़ लेने हैं, है ना। तो क्यों लेते हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि ग्रंटेड प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि पर्सन को, जो ख़रीदार होते हैं, उनको श्योरिटी होती है कि ग्रंटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिनके ऊपर जिन्होंने ये प्रॉपर्टी राइट जो है वो लिया हुआ है। देन विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ आइडिया, अगर आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं कोई, जैसे मान लो किसी ने कोई ये आइडिया दिया, आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इन्वेंशन करने लग जाते हैं, तो अगर वो अपने आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो वो उसके जो बेनिफिट्स होंगे उसको लेने से चूक जाएगा। विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज़ या बिजनेस and individuals would not reap the full benefit of their inventions। तो आप अपनी इन्वेंशन के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं? अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ही ले सकते हैं ना बेनिफिट आप, नहीं तो आपका कोई आइडिया दूसरा चुरा के ले जाएगा, आप दूसरे को बताओगे तो दूसरा चुरा के ले जाएगा आपका आइडिया, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट ज़रूर करना चाहिए अगर आपके दिमाग में कोई इन्वेंशन आती है तो। और दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट क्यों भी है कि फिर जैसे मान लो आपका कोई आइडिया किसी दूसरे ने चुरा लिया, तो आप आगे से रिसर्च ही करना बंद कर दोगे, आप जो है वो फोकस नहीं करोगे अपनी रिसर्च के ऊपर कि इससे हमें कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, है ना। तो इससे जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट भी रुक जाती है एक तरह से, ठीक है। देन जो है आर्टिस्ट्स वुड नॉट बी फुली compensated for their creations and cultural vitality would suffer as a result, है ना। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे किसी को, तो इवन कल्चरल वाइटलिटी भी रुक जाती है, और जो है वो अपनी क्रिएशन को फिर आगे वो भी सफ़र करती है, क्रिएशन भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। तो दीज आर सम पॉइंट्स। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज इट इज़ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, या व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
देन स्कोप्स क्या होते हैं, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए स्कोप भी वहीं होगा ना जहाँ पे जिस जिस फील्ड में उसका काम होगा। जैसे मान लो, अच्छा पहले तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ये है हमारे इसमें आर्टिकल में आता है। इसके आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कौन कौन से राइट इंक्लूड होते हैं, जैसे पहले भी हमने किया लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क्स। तो स्कोप वहीं तक देखिए स्कोप उतना वहीं तक ही होगा ना जितने काम होंगे। जैसे अगर बुक्स में कोई कर रहा है तो उसका स्कोप बुक्स में आ जाता है, अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है तो उसका वहाँ आ जाता है, या साइंटिफिक वर्क कोई कर रहे हैं तो उसका स्कोप वहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है। देन परफॉर्मेंसेस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्ट्स। कई लोगों की ये होता है जैसे ये जो न्यूज़ चैनल होते हैं या टीवी में कोई चैनल्स आ रहे होते हैं तो उनके अपने ब्रॉडकास्टिंग होती है प्रसारण के। ये उन्होंने टाइमिंग लिए होते हैं कि हमारा ये इस टाइम पे ये चीज़ प्रसारित होनी है इस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई दूसरा जो है उन्हीं की ही चीज़ को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है, वो उनका राइट है, ठीक है। और उसी तरह से आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस के भी राइट्स होते हैं, तो वहाँ तक उनकी स्कोप भी बढ़ जाते हैं फिर। देन इन्वेंशंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स, ये सारे स्कोप्स में आता है। साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हैं वो बढ़ती हैं अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हों। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस है ना, ये सारे के सारे आपको लिखने पड़ेंगे स्कोप्स में। ट्रेड मार्क्स, सर्विस मार्क्स एंड कमर्शियल नेम्स एंड डेजिग्नेशंस, वहाँ पे आ जाता है। डिफरेंट नेम्स आएंगे दिमाग में लोगों के जैसे अब एप्पल का है तो देखिए कितना सुंदर सा लोगो उन्होंने दिया हुआ है एप्पल फ़ोन के लिए, या डिफरेंट जैसे आपका डब्लू का ब्रांड होते हैं तो उन्होंने डब्लू ही लिख दिया हुआ है उसको, है ना। तो अलग अलग लोगो यूज़ करते हैं लोग, इंडस्ट्रीज़। देन वो ये तो हमने किया ही है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन, इसके से प्रोटेक्शन हो जाती है। एंड ऑल अदर राइट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक फील्ड्स, ठीक है। तो वहाँ तक उसका स्कोप भी रहता है फिर। देखिए इस यहाँ पे जो हमने ये वाला किया ये हमने पीछे भी पढ़ लिया, लेकिन इसी को ही हमने स्कोप में कैसे यूज़ करना है, तो इस तरह से आपने इसका आंसर करना है, लिखना है इसको। देन एक यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इसमें आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है WIPO की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये दिस इज़ क्रिएटेड बाय WIPO कन्वेंशन और फॉर्मली साइंड एट स्टॉकहोल्म ऑन जुलाई 14, 1967। ये अगेन 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आता है कि कब फॉर्मली साइन हुई थी, कहाँ हुई थी, एंड केम इनटू फोर्स इन 1970। 1970 में WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, केम इनटू फोर्स। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए इसी लाइन में। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ WIPO, और ये WIPO कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 3। Article 3 provides that WIPO was created with the objective, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव को आर्टिकल 3 में दिया गया है। एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, टू एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी एंड टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में कोऑपरेशन होगी और उनके जो है एनकरेज किया जाएगा जो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होंगी ना, ताकि वो आगे एनकरेज हों उस डिस्कवरी को। कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो क्यों डिस्कवरी करेगी या किसी चीज़ को क्यों रिवील करेगी
जब तक उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी या उसको एनकरेज नहीं किया जाएगा। तो एनकरेज करना पड़ता है ना, तभी आगे जाके हम बच्चों को भी कैसे बोलते हैं, वेरी गुड बेटा, आपने ये काम किया, वेरी गुड, आपने ये बहुत अच्छा किया। तो उसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन पर्टिकुलर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या क्रिएटिविटी होती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स की, स्टेट्स की, नेशंस की, उनको क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है इसका। देन दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज आपने ये सारे के सारे पढ़ लेने हैं एंड आगे हम फिर और करेंगे इसके बारे में।